नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आपके साथ निखिल सर। दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी कलाम की 33वीं अध्यापक से जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। सबसे पहले हमने 12 माइनर टेस्टों का एनालिसिस किया, फिर आपके 3 मेजर टेस्टों का एनालिसिस किया और आपके 2 फाइनल टेस्टों का एनालिसिस किया। उसके बाद में कलाम एक आयोजित करता है आपका कलाम प्री थर्ड ग्रेड एग्जाम, जो आपकी परीक्षा से पहले एक परीक्षा के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी कलाम प्री थर्ड ग्रेड एग्जाम परीक्षा से पहले एक परीक्षा लेवल 2 की बात करते हैं। और इस पेपर का क्या करने वाले दोस्तों, हम एनालिसिस करने वाले हैं, एनालिसिस या विश्लेषण करने वाले हैं दोस्तों। और विश्लेषण की बात करें दोस्तों, कौन से पार्ट का विश्लेषण करेंगे हम दोस्तों, आपकी कॉमन पार्ट का। कौन से पार्ट का करेंगे, आपके कॉमन पार्ट का करेंगे। अब कॉमन पार्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ 80 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कितने क्वेश्चन की? 80 क्वेश्चन की। अब ये 80 क्वेश्चन की बात क्यों कर रहे हो दोस्तों, तो 80 क्वेश्चन की बात बताऊँ मैं आपको, तो ये आपके सभी सब्जेक्ट, जैसे आपके साइंस एंड मैथ हो, ठीक है, चाहे आपकी SST हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, ये 5 सब्जेक्टों की पोस्ट आई हुई है आपकी लेवल 2 की, ठीक है। पंजाबी उर्दू उनकी पोस्ट आई हुई नहीं, तो इन 5 सब्जेक्ट के अंदर जो आपके 80 क्वेश्चन का मैटर है दोस्तों, वो सेम है। कैसा आपका? सेम है, यानी आपकी जो प्री एग्जाम हुई है इन 5 सब्जेक्ट की, उनके 80 क्वेश्चन आए थे, वो आपके सेम आए थे, ठीक है, बिल्कुल समान एक क्वेश्चन आए थे। तो बात करते दोस्तों इन 80 क्वेश्चनों की। तो 80 क्वेश्चनों की बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, हमने पूरा कंटेंट यानी जो पाठ्यक्रम था, आपका सिलेबस था, उसको पूरा डिटेल से एनालिसिस किया था, वो भी किसके माध्यम से? MCQ के माध्यम से, कलाम बुकलेट के थ्रू। टेस्ट सीरीज को इस प्रकार से आधार माना था, हमने 7 दिन तक उस टेस्ट की तैयारी की थी MCQ के माध्यम से, और 7वें दिन फिर आपका मैंने टेस्ट हुआ, उस टेस्ट की हमने विश्लेषण किया। तो उसी का बेनिफिट इस प्री एग्जाम के अंदर जरूर मिला होगा। और मैंने टेलीग्राम पर पूछा तो आपका रिव्यू भी बहुत अच्छा रहा, काफ़ी दोस्तों को बेनिफिट भी मिला, काफ़ी दोस्तों के अच्छे मैसेज भी आए व्हाट्सएप पर, और इसी का फायदा आपको एग्जाम के अंदर भी बहुत होने वाला दोस्तों। तो आज करने वाले दोस्तों एनालिसिस। तो एनालिसिस की बात करें दोस्तों, हम एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं, जैसे आप शुरू से जुड़े हुए तो आप सभी को पता है, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ, ठीक है। तो क्लास बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि हम 80 क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। देखते हैं आज पूरा कंप्लीट कर देते हैं 80 क्वेश्चन, यदि हो जाते हैं 1.5-2 घंटे के अंदर, तो अच्छे से विश्लेषण आज कर लेंगे, या आपका 2 घंटे के अंदर में होती है तो आपके 1-1 घंटे के अंदर 2 क्लासों के अंदर अपना ये पेपर हम एनालिसिस कर लेंगे, यानी आज और कल। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं, क्वेश्चनों का स्तर देखते हैं और क्वेश्चन की व्याख्या के साथ देखते हैं क्लास कितनी लंबी जाती है, उसके हिसाब से वो डिसीजन किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले बता देनी चाहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और इस पेपर की बात करें दोस्तों, इस पेपर की PDF अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई है। बिल्कुल क्लीन पेपर डाला गया है दोस्तों, बिल्कुल क्लीन पेपर। साथ साथ आपको कलाम की GIST है आपकी, जो आपकी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का जो कॉमन पार्ट है, उसकी एक GIST दी गई थी कल, वो भी आपकी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई है। इसके अलावा आपका नवंबर का करंट अफेयर्स है, नवंबर के करंट अफेयर्स के MCQ हम कल से करेंगे। जैसे हमने अक्टूबर तक की पूरी डिटेल से हमने बुकलेट को कवर किया है MCQ के माध्यम से, प्रत्येक चीज किस प्रकार से MCQ बन सकता है, उसी प्रकार से कल आपका नवंबर की कल हमें बुकलेट मिल चुकी है, तो इसका MCQ के माध्यम से विश्लेषण कल से हम शुरुआत कर देंगे। 3 या 4 क्लासों के अंदर इससे नवंबर की करंट अफेयर्स को भी आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। GST की बात करें, कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर GST की क्लास इस MCQ के माध्यम से इसको कवर करने का प्रयास कीजिए, जिस प्रकार से आपने पहले बुकलेट को कवर करवाया उसी प्रकार से। तो दोस्तों, इसी की क्लास हम बात करेंगे, कल से हम MCQ करेंगे GST के आधारित पॉइंट टू पॉइंट, जहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, और पॉइंट टू पॉइंट इस GIST को क्लासों के माध्यम से पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और देखेंगे कि इस पॉइंट से इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, तो सारा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसकी क्लास भी अपनी कल से शुरुआत करेंगे दोस्तों, यानी आगामी लगभग आपके 99 पेज है इसके बुक के अंदर, ठीक है, 95 से 99 पेज है कवर सहित शायद मेरे हिसाब से। तो इन बुकलेट की बात करें, लगभग आपके 5 दिन के अंदर इस GST बुक को हम कंप्लीट करेंगे MCQ के माध्यम से, और आप फिर वापस रिवीजन करोगे। लगभग आप कॉमन क्लासों के माध्यम से लास्ट टाइम यदि आप रिवीजन करना चाहते हो तो ये MCQ भी देख लोगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इस बार ये थर्ड ग्रेड के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप सभी को भी पता है, अच्छे एग्जाम तक जुड़े रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो आपका पहला क्वेश्चन, और आप सभी साथ साथ आंसर भी दीजिए, जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो साथ साथ आंसर दीजिए, और देखिए अपना आकलन कीजिए। और पेपर देना चाहते हो तो टेलीग्राम का मैंने नाम नहीं बताया आपको, पेपर एनालिसिस पॉइंट अपना टेलीग्राम का नाम है, नीचे लिंक दी हुई है, आज जाके जुड़ सकते हो दोस्तों। ये सभी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, साथ साथ MCQ PDF वगैरह हम इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालते हैं दोस्तों। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह मैं पूछा है।
तो मर्दा की बात करें दोस्तों, कल परसों हमने आपको मर्दा करवाई नाथ पब्लिकेशन के द्वारा दोबारा। कलाम की बुकलेट भी हमने करवाई थी, जहाँ पर जलोढ़ मर्दा के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया गया था। तो आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। और यानी उसका विश्लेषण किया था हमने, तो अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक कोने के अंदर लिखाई थी कि ये चीज़ें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन की, फिर व्याख्या करते हैं जलोढ़ मर्दा की। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, ये कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास एवं लोहा तत्वों से भरपूर है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है ये तो। जलोढ़ मृदा के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, पोटास भी पाया जाता है और लोहे तत्वों के अवशेष भी पाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य है। इस मृदा में नाइट्रोजन और जैविक अंश की कमी होती है, बिल्कुल होती है। नाइट्रोजन और जैविक अंश की कमी होती है कौन सी मृदा में? जलोढ़ आ सकता है आपका, कच्छारी मृदा आ सकता है आपका, कांप मृदा आ सकता है। इस मृदा का रंग हल्का भूरा होता है। इस मृदा का रंग क्या होता है आपका? हल्का भूरा होता है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। ये मृदा मसाले, दालें, कपास, अफीम हेतु उत्पादन हेतु प्रयुक्त मृदा है। तो गलत था, बिल्कुल गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखो मैंने बताया था आपको, सबसे पहले जलोढ़ मृदा की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझते हैं आपकी जलोढ़ मृदा की। तो मैंने क्या बताया था आपको, जलोढ़ मृदा के सीधे उपनाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उपनाम की बात करें तो मैंने बताया था आपको, कच्छारी मृदा भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? कच्छारी मृदा भी बोलते हैं इसको, कच्छारी मृदा, ठीक है। कांप मृदा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्त? कांप मृदा। इसके साथ साथ मैंने बताया था इसको रेतीली दोमट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? रेतीली दोमट भी बोलते हैं। तो ये इसके उपनाम है जो सीधे आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए दोस्तों। फिर मैंने विशेषताओं की बात बताई, तो इसका रंग हल्का लाल भूरा होता है, जिससे आपका ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। चूना, पोटास, लोह अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं तथा फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तथा नाइट्रोजन और जैविक अंश की कमी पाई जाती है। फसल की बात करें तो आपका क्वेश्चन पूछा, देखो दोस्तों, फसल कौन सी फसल इस मृदा के अंदर सर्वाधिक होती? तो मैंने आपको लिखाया था, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गेहूँ, रबी की फसल आपकी गेहूँ, ठीक है, सरसों, कपास, जो बाजरा और तंबाकू। और मैंने शायद ये आपको गोल्डारा करके बताया था कि लास्ट टाइम तंबाकू वाला पूछा गया था, ठीक है। ये आपको बताया गया था, पहले भी मैंने आपको बताया और आज मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम विश्लेषण अच्छे से कर रहे हैं। तो ये फसल की बात करें, जलोढ़ मृदा के लिए कौन कौन सी फसल इस मृदा के अंदर सर्वाधिक होती है, तो आपकी गेहूँ होती है, सरसों होती है, कपास होती है, जौ होती है, बाजरा और तंबाकू, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमने यहाँ पर नोट लगाया था, क्षेत्र के बारे में बात की थी पहले। क्षेत्र के बारे में बात की दोस्तों, तो उत्तरी राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान के अंदर आप गंगानगर, हनुमानगढ़ को ले सकते हो, गंगानगर व हनुमानगढ़। तो गेहूँ जो सर्वाधिक यहाँ पर होते हैं आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तब पूरी राजस्थान के अंदर बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि अलवर और भरतपुर जरूर याद करना। पूरी राजस्थान की बात करें, अलवर और भरतपुर, करौली, वैसे तो सवाई माधोपुर भी आता है, ठीक है, दोस्त, जयपुर, टोंक भी आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात करें आपके एग्जाम में पूछे गए तो बात करें, ये लाइन आपकी आई हुई है, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है? आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर मैंने आपको याद करो एक नोट लगाया था यहाँ पर कि एक नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, और मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया था और आज भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देता हूँ उसकी। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि भूरी जलोढ़ मृदा, भूरी जलोढ़ मृदा, ये लास्ट टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, भूरी जलोढ़ मृदा। और मैंने बताया था कि इसका क्षेत्र पूछा गया था। क्या पूछा गया था? क्षेत्र। और क्षेत्र में आपके ऑप्शन में आया था आपका अलवर, भरतपुर। क्या था दोस्त? अलवर, भरतपुर। यह आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट टाइम, शायद 2022 के अंदर, ठीक है। अब सिर्फ संस्कृत उर्दू में था, संस्कृत में था, इस प्रकार से था आपका, ठीक है। तो भूरी जलोढ़ मृदा की बात करें तो क्षेत्र की बात करें अलवर, भरतपुर के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था और क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन बता देता हूं मैं। कृषि की दृष्टि से उत्तम मृदा, भूरी जलोढ़ मृदा राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो यानी उत्तम दृष्टि से, यानी उत्तम मृदा, ये कृषि की दृष्टि से उत्तम मृदा भी कौन सी जाएगी? भूरी जलोढ़ मृदा। कृषि की दृष्टि से उत्तम जलोढ़ मृदा, तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में कृषि की दृष्टि से उत्तम जलोढ़ मृदा कौन सी है? तो भूरी जलोढ़ मृदा। याद करना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका जलोढ़ से संबंधित। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखो आपकी बात करें जो मसाले हैं, ये तो कौन से मसाले काली मृदा में होते हैं, ठीक है, कौन से में काली मृदा में, ठीक है, दाल सोयाबीन ये भी काली मृदा में भी होती है, कपास अफीम, ठीक है। अफीम के लिए चित्तौड़गढ़ को याद करना, मैंने क्या बताया था, अफीम के लिए चित्तौड़गढ़ को याद कर लेना, ठीक है। जो कपास गन्ना अफीम चित्तौड़गढ़ को याद करना, मिश्रित काली और मर्दा में होती है, मिश्रित काली और लाल मर्दा में, ठीक है। आपका कौन सा होता है, आपका अफीम होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। और मैंने वहाँ पर भी बताया था कृषि, कल परसों आपको नाथ पब्लिकेशन की बुक का एनालिसिस करवाता आपका राजस्थान की विभिन्न फसलें, टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, तो वो करवाया था, तभी मैंने ये चीज़ें बताई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा था और अफीम वाला क्वेश्चन पूछा गया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर आप सभी को पता है कैसी मृदा पाई जाती है, आपकी लाल काली मृदा पाई जाती है, मिश्रित लाल काली मृदा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से समझ में आया कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे सारे क्वेश्चन कराए हुए हमारे, एक एक क्लास आप देख सकते हो, 1 घंटे के अंदर पूरी ज्योग्राफी आपकी राजस्थान की करवाई हुई। और ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों रीट वालों के लिए, क्योंकि 19 से 23 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे ज्योग्राफी के अंदर। लास्ट 2022 की बात करें तो आपके देखो लेवल फर्स्ट के अंदर तो आपके 24 क्वेश्चन आए थे, लेवल 2 के अंदर आपकी बात करें एसएसटी और हिंदी के अंदर 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों में सेम थे। सबसे कम आपके साइंस में तो पूछे गए थे 19 क्वेश्चन, बाकी उनमें 21-20 क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी उर्दू पंजाबी में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख भी लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्त। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसके सभापतित्व में हुआ था, माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, धर्म नारायण और के.एम. मुंशी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, बताओ। तो मैंने क्या बताया था, आपके आधुनिक राजस्थान यानी ज्योग्राफी के बाद में यदि रीट मेंस की बात करते हो दोस्त आपकी, यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान में ज्योग्राफी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा बुक इंपॉर्टेंट है, वो आपकी आधुनिक राजस्थान का इतिहास, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। अब देखो ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर आपके 7 टॉपिक है दोस्त। आधुनिक राजस्थान के 7 टॉपिक कौन से, जैसे 18 शताब्दी क्रांति, प्रजामंडल, राजनीतिक जागृति, एकीकरण, ठीक है, व्यक्तित्व टॉपिक भी आपका इसी में आता है आपका, और किसान आंदोलन। ये 7 टॉपिक है आपके। इन 7 टॉपिकों में से मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रत्येक टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आधुनिक राजस्थान से। कलाम बुकलेट की पीडीएफ मैंने बताई थी, क्लासों के अंदर बताता है कि आधुनिक इतिहास को जरूर पढ़ना। ज्योग्राफी के बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम पढ़ने की चीज़ें होती है, वो होती है आधुनिक राजस्थान। यदि आप प्राचीन इतिहास की बात करते हो, 1 मिनट के लिए बताना चाहूँ, क्योंकि हम लास्ट आपका प्री एग्जाम तो थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ, क्योंकि 25 दिन के अंदर आपको रणनीति भी बनानी है। तो देखो दोस्तों, आप बात करते हैं हम आपके प्राचीन इतिहास से, तो प्राचीन इतिहास में आपकी सभ्यता है, तो सभ्यताएं 5 सभ्यता दे रखी है आपकी, कौन कौन सी, बेराट दे रखी है आपकी, कालीबंगा दे रखी है, गणेश्वर दे रखी है आपकी, आड़ और बालाथल, ठीक है। तो बालाथल से तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कुष्ठ रोग वाला 2022 के अंदर। बाकी कालीबंगा से इनसे वो आपके खोजकर्ता पूछे गए थे, कौन सा संदेह नहीं है, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा आपका। फिर आपका राजवंश आता है, तो राजवंश आपका बहुत बड़ा है, ठीक है, चाहे आपके गोहिल से ले लो, ठीक है, गोहिल सिसोदिया 2 शाखा तो आपकी मेवाड़ की होगी, राठौड़ों की 3 शाखाएं होगी, तो आपकी लगभग 19 रियासतें थी आपकी, 3 ठिकाने थे, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा राजवंश की बात करें तो आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजवंश से, 2 से 3 क्वेश्चन लास्ट टाइम की 2022 का आधार मान के बता रहा हूँ। तो आपका 2-3 यहाँ से पूछ जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपके सभ्यताओं से पूछ जाएंगे, तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके 4, लगभग हम औसत माने तो 4-5 क्वेश्चन मान सकते हो, 3 से 5 मान सकते हो, कभी पेपर में 3 पूछा है। लेकिन आधुनिक इतिहास की बात करें 6-7 क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट कौन सी रही है, आधुनिक इतिहास है, राजवंश पढ़ोगे पूरा लास्ट टाइम में, तो राजवंश तो आपको वैसे भी सही कर दोगे मुझे पता है, क्योंकि 5-6 राजवंशों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक के प्रीवियस ईयर के अंदर। बाकी आधुनिक इतिहास में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्त। हमने आधुनिक इतिहास कलाम की पूरी बुकलेट करवा दी, इसके साथ साथ कलाम का रिवीजन भी करवा दिया बुकलेट का, ठीक है। आधुनिक इतिहास 2 बार आपका रिवीजन हो चुका है, टेस्टों के साथ आपका 2 बार रिवीजन हो चुका है दोस्तों। इसकी बात करते हैं हम मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें, प्रथम अधिवेशन होता है आपका माणिकलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका स्थापना। तो स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अप्रैल 1938 को। कब हुई थी, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ये डेट बहुत बार आपके एग्जाम में पूछेगी। साथ साथ इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक की बात करें दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है आपका बलवंत सिंह मेहता। पहला नाम कौन सा आता है आपका, बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, वो थे आपके बलवंत सिंह मेहता, प्रथम अध्यक्ष। दूसरे सदस्य का नाम आता है आपका भूरेलाल भैया।
भूरीलाल भैया। ये कौन थे दोस्त? आपके उपाध्यक्ष थे। कौन थे आपके? उपाध्यक्ष। और तीसरा नाम आता है आपका माणिक्यलाल वर्मा का। माणिक्यलाल वर्मा का। बिजौलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। जैसे नाम आता है तो पुरानी चीज़ें आपका ऑटोमेटिक याद आने लग जाती है, जैसे मुझे याद आ रही है। तो माणिक्यलाल वर्मा की बात करें, इन्हें बनाया गया था आपका महामंत्री। ज़्यादा डिटेल से करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, पहले मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन हम थोड़ा सा रिवीजन की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि बार बार रिवीजन, एक क्लास को देखें तो हमारा रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये भी तो पता होना चाहिए ना, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ ले तो दोस्तों ये होता है आपका 25-26 नवंबर 1941 को। 25-26 नवंबर 1941 को होता है। और कहाँ पर होता है दोस्त? तो ये होता है आपका उदयपुर के अंदर। कहाँ पर होता है आपका? उदयपुर के अंदर ये हुआ था दोस्तों। इसके बाद में आपकी मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये भी कहाँ पर होता है आपका? मेवाड़ प्रजामंडल यानी मेवाड़ के अंदर ही हुआ था। 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946। 31 दिसंबर 1945 व 1 जनवरी 1946 2 दिन हुए थे। और उसका नेतृत्व यानी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने आज तक बताया कि मेवाड़ के अंदर कुछ भी, कोई भी प्रोग्राम क्यों ना हो, जवाहरलाल नेहरू फैमिली से कोई ना कोई आएगा, तो आपकी उसकी अध्यक्षता की थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, देखो ऑप्शन के अंदर के एम मुंशी। तो के एम मुंशी समिति याद करना दोस्तों बार बार पूछी जाती है। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अंश कितना है? तो दोस्तों मैंने आपको कल ही नाथ एप्लीकेशन की क्लास करवाती जनसंख्या। एक बार रिवीजन के लिए बात करें तो कल की बात कर ले, पहले तो हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, तो कल ही मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको करवाए दोस्तों। तो हमें क्या पूछा? राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अंश कितना है? 62.1, 37.9, 84.9, 14.1, 70.1, 29.9, 75.10 या 24.90। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। बात करते हैं हम आपके राजस्थान की जनसंख्या की। तो जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या मैंने बता दी आपकी 6,85,48,437। ये भी आ सकता है या 6.85 करोड़ भी आ सकता है। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका स्थान से पूछा जाता है। सबसे पहले स्थान की बात करें तो दोस्तों मूल ऐसा है आपके मूल जनगणना 2011, मूल जनगणना 2011, इसके आधार पर स्थान पूछे तो दोस्तों इसके आधार पर स्थान था आपका 8वां। लेकिन फिर हमने क्या बताया कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से क्या अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग क्या हुआ आपका? तेलंगाना। तेलंगाना के अलग होने के बाद में राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से स्थान कौन सा हो गया दोस्तों? आपका 7वां हो गया। कौन सा हो गया? आपका 7वां स्थान हो गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बताया। जनसंख्या की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या कितना % राजस्थान में रहते हैं? तो 1%। और भारत की बात करें तो भारत का कितना % राजस्थान में रहता है जनसंख्या का? 5.66%। 5.66%, ये तो हमने बताया था। और जनसंख्या की बात करें राजस्थान के अंदर, बात करें राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर रहती है? सर्वाधिक रहती है आपके जयपुर के अंदर। कौन जिले में? जयपुर के अंदर। ठीक है, कितने %? यदि % पूछे तो आपका दोस्तों 9.67%। प्रतिशत में 9.67% तो राजस्थान कुल जनसंख्या का कौन से जिले में रहती है? जयपुर के अंदर। और न्यूनतम की बात करें दोस्तों, न्यूनतम अपना जैसलमेर आता है। कौन सा आता है आपका? जैसलमेर आता है, जो आपका 1% से कम है। 1% से कम है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, यानी 0.98%। ये तो था आपका जनसंख्या का मूल जानकारी, जो आपको कल ही करवाई, आपको मैंने आपको दोबारा करवा दी। अब देखो इसी जनसंख्या में बात करें, इसी जनसंख्या में पूछा है ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण की बात करें दोस्तों, ग्रामीण और शहरी की, ग्रामीण में कितनी है आपकी? ग्रामीण है दोस्तों 75.10%, यानी कि 75.10 मतलब हो गया आपका 5.15 करोड़। तो कहाँ पर रहती है? राजस्थान में, गाँव में। यानी राजस्थान की ज़्यादातर आबादी है वो कहाँ पर रहती है दोस्तों? गाँव में रहती है। ठीक है, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से जिले की है? सर्वाधिक, देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक न्यूनतम, तो सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पर रहते हैं? आपके डूंगरपुर के अंदर। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहाँ पर रहते हैं दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर ही। सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ, किस में? प्रतिशत में। और सर्वाधिक संख्या में पूछे दोस्त,
संख्या में कहाँ रहती है आपके जयपुर के अंदर। 2 क्वेश्चन आपके आते हैं दोस्तों। न्यूनतम की बात करें दोस्तों ग्रामीण के अंदर न्यूनतम रहते हैं दोस्तों कोटा के अंदर। कहाँ रहते हैं आपके कोटा के अंदर, ठीक है। किसमें, प्रतिशत में तो कोटा के अंदर रहते हैं, ठीक है। और यदि संख्या में पूछे न्यूनतम संख्या में अपना जैसलमेर आ जाएगा। देखो ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ। दूसरा हमने देखा दोस्तों शहरी कितना आपका 24.90%, 24.90% रहती है, यानी कि 1.70 करोड़ जनसंख्या, 1.70 करोड़ जनसंख्या कहाँ पर रहती है आपके शहर के अंदर रहती है, ठीक है। 2001 की तुलना में 2011 में 1.51% की वृद्धि हुई थी इसके अंदर। 2001 में कितनी थी दोस्त, 2001 के अंदर थी आपकी 23.39%। कितनी वृद्धि हुई आपकी, वृद्धि की बात करें दोस्तों तो 1.51% वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया आपका 2025 के अंदर, 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये भी मैं साथ साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन को हम बारीकी से इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको नवीनतम क्वेश्चन आए वो भी साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये फाइनल टेस्ट चल रहे हैं, इसके बाद में पता नहीं रिवीजन कब होगा। कितने परसेंट की वृद्धि हुई आपकी, 1.51 की वृद्धि हुई। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक के नगरीय की बात करें तो देखो इसका उल्टा कर लो, प्रतिशत में तो कोटा में रहती है और संख्या में कहाँ पर रहती है नगरीय, जयपुर के अंदर। संख्या में कहाँ रहती है नगरीय, जयपुर के अंदर। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम डूंगरपुर के अंदर, और संख्या में पूछे न्यूनतम जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर रहती है नगरीय जनसंख्या की बात करें तो आपके प्रतापगढ़ जिला आता है। कौन सा आपका, प्रतापगढ़ जिला आता है। ये कल वाली क्लास आप देखना डिटेल से, बहुत ही शानदार तरीके से करवाई गई है। इसके अलावा कलाम की देखना, उसको और ही बेहतरीन तरीके से आपको मैप के थ्रू याद करवाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शासक के समय मेवाड़ अपनी शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। किस शासक के समय, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह। इंपॉर्टेंट है भाई सारे के सारे। तो हमें पूछा कि मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, तो महाराणा सांगा के समय। कहाँ पर पहुंच गया था, महाराणा सांगा के समय। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सांगा के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ, सांगा के बारे में तो काल पूछ लिया जाता है। तो सांगा काल क्या था, तो आपका 1509 से 1528, ये तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्त सांगा के बारे में बात करें तो। इसके बाद सांगा की पूछी जाती है युद्ध क्रम पूछा जाता है आपका। युद्ध का क्रम बहुत बार पूछा गया। तो पहला युद्ध आता है आपका कौन सा, आपका खातौली का युद्ध। खातौली युद्ध कब हुआ था दोस्त, 1517 ईस्वी के अंदर हुआ था, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था इसके अंदर। किसको, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। दूसरा युद्ध होता आपका बांडी धौलपुर। खातौली कहाँ पर आपका, कोटा के अंदर। बांडी कहाँ पर आपके, धौलपुर के अंदर, 1518 के अंदर, ठीक है। तीसरा आपका गागरोन का युद्ध 19। फिर चौथा युद्ध आपका बयाना का युद्ध, बयाना भरतपुर के अंदर है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया कि बयाना वर्तमान कौन से जिले के अंदर है, क्योंकि डीग नया जिला बन गया, भरतपुर से अलग होकर कौन सा जिला बन गया आपका, डीग। तो ये क्वेश्चन अभी 2025 के अंदर पूछा गया था कि बयाना कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो भरतपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। ये कब आता है, इसकी तो डेट ही पूछी जाती है आपकी 16 फरवरी 1527 को, 16 फरवरी 1527 को। तो रिविजन के तौर पर कर रहे हैं हम या पूरी डिटेल से करवाऊँ। खानवा भी भरतपुर के अंदर ही है दोस्त। और खानवा का इंपॉर्टेंट यूज याद करना, तोपची वगैरह याद कर लेना सारे, कौन कौन साथ थे संगा के, ये क्वेश्चन आपको पूछ जाता है। तो मोस्ट की बात करें तो कौन कौन से फन्ने, तो आपके सांगा फन्ना है, कुंभा फन्ना है, ठीक है, महाराणा प्रताप फन्ना है, राज सिंह फन्ना मेवाड़ के अंदर। सीधे क्वेश्चन आपके इन 4 से पूछ जाते हैं। मारवाड़ के अंदर बात करें तो आपको चंद्रसेन फन्ना है और मालदेव फन्ना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीकानेर के अंदर कल्याणमल और राय सिंह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कछवा के अंदर आपके मान सिंह से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, यदि लास्ट टाइम रिविजन के तौर पर देखें तो। बाकी जालौर वगैरह, इस चौहान शाखा की बात करें, हाड़ा की शाखा की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जैसे छत्रसाल का क्वेश्चन पूछा जाता है, बुद्ध सिंह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाकी आप पूरा एक बार रिविजन करना चाहो तो मोस्ट शासकों का कर सकते हो। बाकी अपनी क्लास माध्यम से कभी कर सकते हो, एमसीक्यू के माध्यम से हमने 1 घंटे के अंदर पूरा राजवंश भी कंप्लीट करवाया दोस्तों। तो ये युद्ध याद करना। इसके अलावा देखो संगा की पूछ जाती है आपकी उपाधि की बात करें दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है आपका, हिंदूपथ। हिंदू सुल्तान किससे कहा जाता है, कमेंट के अंदर बताना हिंदू सुल्तान उपाधि किसकी है। इसके अलावा आपका सैनिक भग्नावेश, 80 घाव होने के कारण कर्नल जेम्स टॉड ने दी थी, कर्नल जेम्स टॉड ने ये उपाधि दी थी दोस्तों, किसको, संगा को।
उदय सिंह दे रखा है। उदय सिंह काल आप 1537 से 1572 में गोगुंदा के अंदर उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। इनके बाद में शासक उत्तराधिकारी बने थे आपके महाराणा प्रताप। कौन बने थे आपके? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप में देखो दोस्तों, एक तो शिष्टमंडल याद कर लेना। शिष्टमंडल रीट के अंदर शिष्टमंडल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी बहुत बार पूछा, लास्ट टाइम लेवल फर्स्ट में पूछा गया था, तो इस टाइम आपके लेवल 2 के अंदर भी आ सकता है। यानी जो पहला है तो आपके जलाल खा कोरची, बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन ही आ गया तो जलाल खान कोरचे आए थे पहले शिष्टमंडल के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए 1572 के अंदर। फिर आपके मान सिंह आए थे, आपके कुंवर मान सिंह, उस समय शासक नियमित थे 1573 के अंदर, ठीक है। फिर भगवान दास कब आए थे आपके? 1573 के अंदर ये आए थे। फिर लास्ट में आए थे आपके टोडरमल 1573 के अंदर, ठीक है। महाराणा प्रताप की बात करें, शासन आपका जाता आपका 72 से 97 मृत्यु हो गई थी आपकी, ठीक है। 9 मई 1540 को कुमलगढ़ के कटारगढ़ में इनका जन्म हुआ था। जयवंता बाई और उदय सिंह की संतान थी। बचपन का नाम इनका किक्का था, पत्नी का नाम अजबदे था, घोड़ा का नाम चेतक था, ठीक है। राज्य अभिषेक 1572 को गोंदा में था। राज्य अभिषेक समारोह कुमलगढ़ के अंदर हुआ था। 25 वर्ष इन्होंने शासन, लगभग 24-25 वर्ष के समथिंग इन्होंने शासन किया था। मृत्यु हुई थी इनकी 19 जनवरी 1597 को, ठीक है। ये महाराणा प्रताप के बारे में पूछा जाता है। हल्दीघाटी युद्ध पूछा जाता है जो आपके 18 जून 1576 को आता, ठीक है। इसके अलावा आपका दिवेर का युद्ध पूछा जाता है जो 82 के अंदर हुआ था। इसके अलावा कुमलगढ़ के जो अभियान थे, ठीक है, 1578 वाले, वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका महाराणा प्रताप से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका शाहबाज खान ने कुमलगढ़ पर कितने अभियान किए थे? 3 अभियान। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कुंभा आपका इंपॉर्टेंट है ये। इनकी उपाधि भी आपकी पूछी जाती है भाई, सीधी उपाधि पूछी जाती है। तो महाराणा प्रताप की उपाधि क्या थी? ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है। हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज, ये तो किसकी थी आपकी? महाराणा प्रताप की। हिंदू सुल्तान किसकी थी? हिंदू सुल्तान, ये किसकी थी? कुंभा की। हिंदूपत किसकी थी? संगा की। देखो ये तीनों उपाधि आपकी पूछी जाती है। कुंभा का यदि काल पूछ लिए तो आपका 1433 से 1468 था, 1433 से 1468। और कुंभा के बारे में तो थोड़ा डिटेल से देखना पूरी क्लास, क्योंकि बहुत लंबा है कुंभा के बारे में। दुर्गों का निर्माण, ठीक है, कौन कौन से दुर्ग का निर्माण करवाता है, कौन कौन से युद्ध लड़े थे। 1437 का सारंगपुर वाला युद्ध जरूर याद कर लेना। इसके अलावा विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया था, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कब करवाया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मारवाड़ पर आक्रमण कब किया था, ठीक है। आवल बावल की संधि कब हुई थी आपकी, ठीक है, 52 के अंदर हुई थी आवल बावल की संधि। और इसके अलावा उपाध्याय से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कुंभा से, उपाध्याय से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके अलावा इनकी हत्या किसने की थी? उद्दानी की थी। कुंभा की हत्या किसने की थी? उद्दानी की थी। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिटेल से करेंगे, तो थोड़ा लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपाधि की जैसे हाल गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, राय रासो, राण रासो, रायण, ये भी इनकी उपाधि है। संग अश्वपति, नरपति, ये भी किसकी उपाधि? आपकी कुंभा की उपाधि है। उपाधि से क्वेश्चन आपका कुंभा से पूछा जाता है। इनके अलावा इनके साहित्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुंभा की रचना कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया साहित्य के अंदर बात करें। संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंधन, संगीत राज, किसकी रचना आपकी? कुंभा की। आप देखो इसे डिटेल से करेंगे तो बहुत लंबी क्लास होगी अपनी, तो एक बार अपनी रिविजन वाली क्लास भी जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी NIWE के अनुसार राजस्थान में धरातल से 150 मीटर ऊंचाई पर अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता है 125 गीगावाट, 90 गीगावाट, 235 गीगावाट, 284 गीगावाट। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 284 गीगावाट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 284 गीगावाट के साथ कौन से स्थान पर है राजस्थान? प्रथम स्थान के ऊपर है। वो 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं आपके, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है आपका 130 मीटर, ठीक है, एक 150 मीटर। तो 130 में तो सबसे ऊंचा कौन सा आपका, कौन सा स्थान आता है? 130 में तो प्रथम स्थान पर आता है आपका कौन सा राज्य? अपना गुजरात, ठीक है। कौन सा था अपना? गुजरात। 130 मीटर में बात करें तो स्थान की बात करें तो फर्स्ट पे कौन आता है? अपना गुजरात आता है। और 150 के अंदर बात करें, 150 मीटर में फर्स्ट पे कौन आता है? आपका राजस्थान आता है। कौन आता है? अपना राजस्थान आता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। 120, 130 नहीं, आपके 120, सॉरी 120 मीटर के अंदर फर्स्ट पे गुजरात है। और 120 के अंदर बात करें राजस्थान के अंदर, राजस्थान में संभावना कितनी है गीगावाट की है? तो संभावना पूछे तो 127 गीगावाट। और 150 मीटर में कितनी है? 284 गीगावाट। दोनों क्वेश्चन याद कर लेना दोस्तों,
दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 120 भी आ सकता है, 120 में 127 गीगावाट है और 150 मीटर में कितना आपका 284 गीगावाट है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपकी पवन परियोजना से क्वेश्चन आता है आपका, सीधा क्वेश्चन जाता है आपकी पवन राजस्थान की प्रथम परियोजना कौन सी थी। तो फर्स्ट हम देखते हैं आपकी अमर सागर जैसलमेर वाली, ठीक है। सेकंड की बात करें तो आपकी देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर है, कहाँ पर आपकी प्रतापगढ़ के अंदर है। और तीसरी आपकी देखते हैं थर्ड बीठड़ी, ये कहाँ पर आपकी फलौदी के अंदर, नया जिला बन चुका है ना फलौदी, तो याद कर लेना दोस्तों। ये परियोजना पूछी जाती है आपकी पवन ऊर्जा की बात करें तो। और पहली पवन ऊर्जा नीति 2012 के अंदर आई थी। फर्स्ट पवन नीति की बात करें वो कब आई थी आपकी 2012 के अंदर आई थी। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके थे सारे क्वेश्चन। विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया लास्ट टाइम। कौन सा आपका विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी स्प्लिंग देख लेना भाई, ठीक है। पॉलिसी ये आई थी आपकी 2019 के अंदर। कब आई थी 2019 के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। और भारत का पहला हाइब्रिड एनर्जी प्लांट अंडानी ग्रीन एनर्जी की सहायता से कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। अंडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1, कहाँ पर है जैसलमेर के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राव गोपाल सिंह खरवा को सशस्त्र क्रांति के लिए आर्थिक सहयोग करने वाले सपूत थे। आर्थिक सहयोग करने वाले सपूत कौन थे। जमनालाल बजाज, अमरचंद भाटिया। देखो अमरचंद भाटिया, दामोदास राठी, केसरी सिंह भाटिया आपके व्यक्तित्व, आधुनिक इतिहास के व्यक्तित्व वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया आपको, ठीक है। तो वो थे आपके दामोदरदास राठी, दामोदरदास राठी, ठीक है। सूती मिल का नाम सुना होगा आपने, ब्यावर वाली सूती मिल, दामोदरदास राठी की स्थापना की गई थी। उन्हीं के साथ ही आपके गोपाल सिंह खरवा अजमेर के अंदर। जमनालाल बजाज को जानते हो आप, ठीक है, गांधी जी का 5वां पुत्र। कौन सी उपाधि लौटाई थी इन्होंने, राय बहादुर की। अमरचंद भाटिया राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान के दूसरे बामासा, पहले कौन थे कमेंट में बताओ। पहले बामासा, अरे महाराणा प्रताप की सहायता की थी बामासा ने चूलिया जलप्रपात के ऊपर, तो वो थे आपके राजस्थान के पहले बामासा। दूसरे थे ये आपके ग्वालियर की राजघराने के अंदर रहते थे। झांसी की रानी और तात्या टोपे को पूरी खजाना लुटा दिया था ग्वालियर राजघराने का, इसलिए अमरचंद भाटिया का। कौन से जिले से संबंधित था आपका, बीकानेर से। केसरी सिंह बारठ को आप जानते हो, ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा। और ये बारठ परिवार की कर्मस्थली की बात करें तो कर्मस्थली जिला कौन सा था, वो था दोस्त आपका कोटा। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है। ये भाषा साहित्य से क्वेश्चन आया है। वागड़ी, अहिरवाटी, अहिरवाटी देखो कहाँ पर बोल जाती है आपकी, कोटपुतली बेरोड, कोटपुतली बेरोड, ठीक है। 84 काठेड़ी वागड़ी, बताओ भाई। काठेड़ी मैंने क्या बताई थी, ढूंढाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। 84 की बात करें, 84 बोली जाती है दोस्तों आपके शाहपुरा जयपुर के अंदर। और शाहपुरा जयपुर के अंदर देखो, शाहपुरा 2 है आपका, देखो ये तो किसकी आपकी 84 याद करो यहाँ पर, शाहपुरा जयपुर के अंदर ढूंढाड़ी की बोली, नोट लगा के याद कर लेना। यहाँ पर कौन सी आपकी खिराड़ी, ये कहाँ बोल जाती है आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। उपबोली किसकी है, मारवाड़ी की। कन्फ्यूज मत हो ना भाई, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखो दोनों, ये आपके जयपुर ये आपके कोटपुतली बेरोड, और अभी पूछा गुजराती, तो गुजरात के निकट वाले जिलों के अंदर पड़ेगा, तो वागड़ी। तो कौन से आपके नीचे गुजरात के साथ कितनी सीमा बनाती है, राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है, पता है ना आपको। 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान गुजरात के साथ, ठीक है। भौगोलिक प्रदेश याद है ना, राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति याद कर लेना दोस्तों, भौगोलिक अवस्थिति से क्वेश्चन आते हैं आपके सीधे। एजुकेशन गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वागड़ी। कौन सा आपका, वागड़ी, ठीक है। इसमें आपके किसका प्रभाव है दोस्तों, आपकी गुजराती भाषा का प्रभाव है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर।
वागड़ी की बात करते हैं दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन करवाए थे अपनी क्लास नंबर 1 भाषा साहित्य की, देखना क्लास अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन है। और राजस्थान के अंदर बात करूँ आपके रीट मेंस के अंदर राजस्थानी भाषा के अंदर ही क्वेश्चन आएंगे, भाषा साहित्य के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 6। और भाषा कौन सी होगी उसकी? लास्ट 2022 को देखे, फिर कोर्ट के अंदर भी मामला गया था, लेकिन उसमें दे रखा था टॉपिक, बोर्ड का आंसर क्या था उनको कि हम भाषा साहित्य क्वेश्चन पूछ रहे हैं और राजस्थानी भाषा के अंदर ही पूछे जाएंगे। ये भाषा साहित्य का टॉपिक था, किसी सिलेबस का टॉपिक नहीं था कि हम हिंदी के अंदर आपको पूछिए, इंग्लिश के अंदर पूछिए। ये भाषा का टॉपिक था और आपके सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है भाषा साहित्य। तो ये भाषा कौन सी थी? अपनी राजस्थानी। और काफ़ी दोस्तों के प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मारवाड़ वाले जोधपुर वगैरह वो तो आते हैं, और आजकल इधर आपकी पूरी राजस्थान वालों की थोड़ा सी दिक्कत होने लगी है, क्योंकि वो थोड़े से मारवाड़ी से दूर है। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा की बात करें, भाषा में पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के जाना एक बार। ठीक है, शब्द होते हैं कौन सी? नीच है, तो नी इतना ही आएगा आपका, नी लिखा हुआ। और आप बोलोगे कौन सी 6, ऐसे आएगा तो आप 6 वाला करके आ जाओगे, 2 नंबर चले जाएंगे भाई। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये शब्द पकड़ लेना। लास्ट 2022 के अंदर ज़्यादातर नहीं वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी में बात करें तो उनमें कौन सी न है? न वाला, एक न का नहीं लिखा हुआ था, ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि न। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, वागड़ी की बात करते हैं दोस्तों। तो क्षेत्र की बात करें आपके, तो आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर याद करना दोस्तों। ग्रीष्म ने इस बोली को क्या बोला है? भाई वागड़ी को बिल्ली बोली किसने बोला है? भाई क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, बिल्ली बोली किसने बोला था आपके? ग्रीष्म ने। अरे माओ जी की चौपड़े याद होंगे ना आपके, याद कर सकते हो ना माओ जी के चौपड़े। संत माओ जी सांवला गांव में जिनका जन्म होता, बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, निष्कलंक संप्रदाय से जुड़े हुए थे, अरे सारे करवाए हैं। उनके चौपड़े हैं ना, वो कौन सी भाषा के अंदर है? आपकी वागड़ी भाषा के अंदर है। कृष्ण नहीं, बिल्ली बोली बोला। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा आपको, क्या पता यही आ जाए आपको, रिविजन कर लेना एक बार साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 क्वेश्चन नहीं कर पाए अभी तक। राजस्थान की निम्नलिखित राज्य नीतियों को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको अभी इनकी स्थापना के बारे में याद आपको पता होना चाहिए, इनकी ये जो नीति है वो कब आई थी ये पता होना चाहिए, डेट याद होना चाहिए, वर्ष याद होना चाहिए आपको। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति पहला, दूसरा दे रखा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, तीसरा दे रखा आपका राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, चौथा ऑप्शन दे रखा राजस्थान खनिज नीति। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? हर टॉपिक को कवर कर दिया, 4 टॉपिक को कवर कर रखा है। पर्यटन वाले टॉपिक को से क्वेश्चन आ रखा है, खनिज उद्योग आपकी क्वेश्चन टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। स्वच्छ ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा, ये आपकी ऊर्जा वाले से मान सकते हो। ठीक है, तो यानी 3 टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा गया ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 का? बताओ। तो बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान खनिज नीति आई थी आपकी 2015 के अंदर। ठीक है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति आई थी आपकी 2019 के अंदर, सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंदर। और राजस्थान एकीकृत ऊर्जा नीति आई थी आपकी 2024 के अंदर। और राजस्थान पर्यटन इकाई नीति कब आई थी आपकी? देखो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति की बात करें तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 में आई थी। ठीक है, ये तो थी आपकी 2015 में आई थी और 2024 के अंदर समाप्त होगी, यानी 31 मई 2024 तक कार्यशील थी। कार्यशील, इसको याद कर लेना थोड़ा सा। और दूसरी नीति कब आई आपकी? राजस्थान पर्यटन नीति वर्तमान वाली 4 दिसंबर 2024 को, 4 दिसंबर 2024 को, दोनों डेट याद कर लेना दोस्तों, कभी कन्फ्यूज हो जाओ, क्योंकि आपको वर्तमान वाली याद हो जाए कि 4 दिसंबर 2024 को नीति आई थी, तो आप गलत कर सकते हो इसको। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बातें थी। 4 दिसंबर 2024 को दोबारा आ गई, लेकिन पहली बार कब आई थी आपकी? 2015 के अंदर राजस्थान पर्यटन नीति। तो देखो सबसे पहले तो खनिज नीति आई थी आपकी 2015 में, डी, फिर आपका सी आएगा, फिर आपका सौर ऊर्जा नीति 19, और फिर आपका राजस्थान एकीकृत सौर ऊर्जा नीति 1। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये पर्यटन इकाई नीति वाला याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये 4 दिसंबर 2024 को दोबारा जारी हो चुकी है। पहले 2015 से 2024 तक पहले नीति जारी आई थी, 31 मई 2024 तक ये नीति कार्यशील थी। ठीक है, उसके बाद में 4 दिसंबर 2024 को दोबारा ये नीति लागू की गई।
तो कन्फ्यूज था तो वो भी आप कवर कर लेना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कसुम्बो, कुर्जा, स्वेटो, जलो आदि क्या है? राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी लोककलाएं है, राजस्थानी लोक नृत्य है। देखो कसुम्बो कुर्जा, कुर्जा आप देखा होगा इस एक तरह का शोक गीत है, वैसे देखो तो याद वाला, ठीक है, वीर रस प्रधान गीत है, जोधपुर के अंदर गाया जाता है। स्वेटो, जलो क्या है? लोकगीत ही है। तो राइट आंसर क्या जगह का आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शेष सम्मिलित युग्म नहीं है। कौन सा शेष सम्मिलित युग्म नहीं है? साहित्यिक पत्रिका दे रखे और उनके संपादक दे रखे, ठीक है भाई। ओलू, किशोर कल्पनाकांत, हरावल, सत्य प्रकाश जोशी, मरुवाणी, कवि चंद्र सिंह, मधुवती, चंद्र भानु भारद्वाज। 10 का राइट आंसर क्या जगह आपका? देखो ओल्लू, किशोर, कल्पनाकांत थे, बिल्कुल राइट। हरावल, सत्य प्रकाश जोशी, बिल्कुल। सत्य प्रकाश जोशी का एक राजस्थान पत्रिका भी थी, राजस्थान समाचार पत्र भी था, ठीक है। मरुवाणी, कवि चंद्र सिंह, बिल्कुल राइट। मधुमती आपके चंद्र भानु भारद्वाज की नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप पूछोगे सर फिर मधुमती कौन? देखो मधुमती आपकी राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा जारी होती थी, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित होती। कौन सी? मधुमती। फिर आप बोलोगे सर फिर चंद्र भानु भारद्वाज संप्रेक्षण, इनकी पत्रिका क्या नाम था आपका? संप्रेक्षण। संप्रेक्षण। अपनी अंतिम क्लास देखना भाषा साहित्य की, वहाँ पर आपको मैंने सारी करवाई हैं, संस्था, साहित्यकार और पत्रिकाएं। अपना टॉपिक है भाषा साहित्य की 5वीं क्लास होनी चाहिए अपनी, उस क्लास के अंदर मैंने आपको सारी डिटेल से करवाई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रमुख ख्याल व उससे संबंधित क्षेत्र का कौन सा युग्म से सम्मिलित नहीं है? ख्याल यानी कला संस्कृति से क्वेश्चन पूछा है। मीरा मंगल, कुचामनी ख्याल, बिल्कुल सही है। हीर रांझा, चिड़ावी ख्याल, बिल्कुल राइट। रोसिली तंबोलन, जयपुरी ख्याल, बिल्कुल राइट। कान गोजरी, तुला कलंक ख्याल नहीं है, तो कौन सा संबंधी नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या गया आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। कुचामनी ख्याल की बात करें तो कुचामनी ख्याल की बात करें, प्रमुख प्रवर्तक कौन थे इसके? ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, लच्छीराम। कौन थे आपके? लच्छीराम प्रवर्तक थे। और प्रसिद्ध कलाकार कौन आपके? उंग महाराज, प्रसिद्ध कलाकार कौन आपके? उंग महाराज। ये दोनों क्वेश्चन आपके वर्तमान में पूछे गए दोस्त, सीधे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हीर रांझा की बात करें तो आपके नानू राम थे। कौन थे आपके? नानू राम थे हीर रांझा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। असम्मिलित युग्म की पहचान करना, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन आपका जनजातियों से। जनजातीय कार्यक्रम और शुरुआत, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्य योजना 1978-79 यानी माडा की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। रुख बायला कार्यक्रम 1993-94 में शुरुआत नहीं हुई थी। शहरिया विकास कार्यक्रम, बिल्कुल राइट, 1977-78 में। कौन सा जिला? 12 जिला। बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम 1979, बिल्कुल राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। तो रुख बायला कार्यक्रम कब आयोजित हुआ था आपका दोस्तों? कब आया था ये? 1986 के अंदर, 1986 में चलाया गया था, ठीक है। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने हेतु क्यों चलाया गया था आपका? सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने हेतु, ठीक है। तथा पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए 1986 में चलाया गया था। कैसा कार्यक्रम था ये आपका? कार्यक्रम की बात करें, वृक्ष मित्र कार्यक्रम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रुख बायला कार्यक्रम क्या था आपका? वृक्ष मित्र कार्यक्रम, क्योंकि वानिकी को प्रोत्साहन करने हेतु तथा पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने हेतु, तथा पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने हेतु चलाया गया था। और अभी से आप सभी को पता है चर्चा में क्या है वर्तमान में? अरावली, ठीक है। वर्तमान में अरावली चर्चा में 100 मीटर वाला और 500 मीटर वाला दोनों कारण है। माना सुप्रीम कोर्ट वाला आपने निर्णय सुना होगा, जहाँ पर गैप 500 मीटर से अधिक है तो वह अरावली की पहाड़ियों में नहीं गिना जाएगा। जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है
वो आपके अरावली की फाड़ी में नहीं आएगा। तो इसका विरोध चल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर और आपको भी विरोध करना चाहिए, ठीक है। अपनी जीवन रेखा है अरावली। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का सही चयन कीजिए। आप देखो आपके ये मेले यानी कला संस्कृति से क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको करवाया था ये मेले वगैरह। बाणगंगा मेला मैंने आपको बताया था विराटनगर के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? विराटनगर के अंदर बढ़ता है, विराटनगर जयपुर के अंदर। कब बढ़ता है दोस्त? वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया। कल्पवृक्ष मेला की बात करें दोस्तों, कल्पवृक्ष मेला कहाँ पर पड़ता है आपका? मंगलेवास अजमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर, मंगलेवास, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कल्पवृक्ष मेला श्रावण अमावस्या को पड़ता है, इसे हरियाली अमावस्या बोलते हैं आपकी, श्रावण अमावस्या को। इसको क्या बोलते हैं आपकी? हरियाली अमावस्या भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका सीधा पूछा जा चुका है। शिवरात्रि की बात करें तो फाल्गुन माह में बढ़ता है आपका शिवाड़ सवाईमाधोपुर के अंदर। कहाँ पर? अपना सवाईमाधोपुर जिले के अंदर है। और कब बढ़ता है दोस्तों ये आपका? फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, 13 को ये बढ़ता है, ठीक है। गंगा बेतवार मेला, गंगा का बेतवार मेला कहाँ बढ़ता है? जोधपुर में। और ये भी कब बढ़ता है? जोधपुर में, वैशाख कृष्ण तृतीया को, कृष्ण तृतीया को। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? बताओ भाई। अरे पहला 4 में है तो पहला 4 इसमें ये कट जाएंगे। 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक साहित्य की गद्य विद्या नहीं है? कौन सी नहीं है भाई साहित्य की गद्य विद्या? छप्पे, टोटक, चौराई, टप्पा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, टप्पा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना क्वेश्चन आ गया फिर से। देखो 2 क्वेश्चन पूछे इस फाइनल टेस्ट 2 के अंदर जनगणना की। राज्य का बाल लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई। अब देखो राज्य के बाल लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई, 15 की बात कर रहे हैं। सही है क्या? बिल्कुल सत्य है। देखो कितना है आपका बाल लिंगानुपात 2011 के अंदर कितना था आपका? 888। कितना था दोस्त? 800। 2001 में कितना था आपका? 900। कितना था आपका? 909। 2001 में कितना था आपका? 909। कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? बताओ भाई, कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? तो कमी। कितनी हुई है आपकी कमी? बताओ भाई कितनी हुई है आपकी? अरे 21 अंकों की। कल ही करवाया आप जनसंख्या, फिर से मैंने कल ही करवाई नाथ एप्लीकेशन वाली। राज्य में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई। अब लिंगानुपात जिसको पता नहीं है तो क्या करेगा? तो राजस्थान का लिंगानुपात 2011 में कितना था आपका? बताओ भाई 928। कल ये बताया। और 2001 में कितना था दोस्त? 921। कितने अंकों की वृद्धि हुई है आपकी? 7 अंकों की वृद्धि। 7 अंकों की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सत्य बात है। राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है। अब 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी राज्य की? बताओ भाई। तो कमी हुई है तो भाई 10 के वृद्धि दर 2011 की बात की तो कितनी अपनी? 21.3% थी। और 2001 में कितनी थी दोस्त? 2001 के अंदर थी आपकी 28.41%। 28.41%। तो भाई 2011 में तो 21 है, 2001 के अंदर 28 है, तो कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? तो कमी हुई है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो राइट आंसर क्या जगह? ए बी सी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा युग्म शेष मिलित नहीं है? भाई कौन सा नहीं है? हड़बुजी कोल्लू, हड़बुजी कोल्लू नहीं, ये गलत हो जाएगा। हड़बुजी कहाँ पर आपका? बेंकटी, बेंकटी के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। रामदेव जी उडुकानस्वेर बिल्कुल राइट है। देवनारायण जी आसिन भीलवाड़ा, तमिलनाडु पांचोटी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से रखड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? कहाँ धारण किया जाता है बताओ? रखड़ी कमर में, सिर पर, पैर में, कलाई में। तो रखड़ी कहाँ पर धारण की जाती है दोस्तों? आपके सिर के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आभूषण से क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो सिर के आभूषण कौन से होते हैं? अन्य आभूषण की बात करें जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपके शीश फूल पूछा जाता है आपका, शीश फूल। रखड़ी हो गया आपका। टिकड़ा, ये कहाँ पर पहना जाता है आपका? सिर पर पहना जाता है। मेहमद, ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम 2022 में पूछा गया था, मेहमद वाला। टिल्ला पूछा जाता है आपका, टिल्ला। इसके अलावा क्या होता है याद करो भाई? मोर मिडली, मोर मिडली, ये भी सिर पर पहना जाता है।
कमर की बात करें तो जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाती है, कमर में कंदोरा, करतनी और तगड़ी पूछी जाती है। कंदोरा आभूषण बहुत बार पूछा गया आपका। इसके अलावा आपका क्या होता है, आपका करदनी भी होता है आपका, और एक और होता है आपका तगड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछेंगे। पैर की बात करें तो पैर में एक आभूषण जो बार बार पूछा जाता है वो कौन सा था आपका, बता भाई, नेवरी। तो नेवरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है दोस्त, पैर के अंदर पूछा जाता है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया आपका नेवरी आभूषण। ठीक है, बाकी तो आप कर दोगे, नेवरी, नूपुर और भी है के ऊपर, बताओ भाई, याद है तो आपका बहुत बार। कलाई की बात करें भाई, कलाई के ऊपर कौन कौन से आभूषण पहन जाते हैं, बताओ कमेंट के अंदर, आप भी तो बताओगे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेखावटी क्षेत्र में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर की जाने वाली सिलाई क्या कहलाती है, पैचवर्क, कसीदाकारी, गोटाकारी, बागड़ी, बाकड़ी। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, पैचवर्क। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ भाई, ये क्वेश्चन में आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से औसतन डेढ़ ऊंचाई पर स्थित है, 150 मीटर से कम, 150 मीटर से 300 मीटर तक, 400 मीटर से 600 मीटर, 600 मीटर से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का आपका, ऑप्शन नंबर 2, 150 से 300 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से पुत्र जन्म के 10 दिन या 10 माह बाद कौन सी रस्म मनाने की परंपरा है, जामना, दसोटन, ढूंढ, जड़ूला। ढूंढ तो होली के बाद में आता है, जड़ूला, जड़ूला 7वें दिन ही उतार दिया जाता है। 20 की बात करें, दसोटन तो मारवाड़ के अंदर तो 10वें दिन मनाया जाता है, मारवाड़ के अंदर। लेकिन दसोटन का यानी चुचुक आजकल ये इसको मानना बंद कर दिया, कभी भी बना लेते हैं, 1 साल 2 साल बाद में बना देते हैं जन्मदिन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति राजस्थान स्थित पूरी मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, राजस्थान की पूरी मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। पूरी मैदान की बात कर रहा है यहाँ पर। पूरी मैदान की बात करें तो राजस्थान कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ आपका, 23% क्षेत्र पर फैला हुआ है। जनसंख्या कितनी रहती है यहाँ पर, जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, आपके 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया पूरी मैदान को, 3 भागों में हमने बांटा था। कौन कौन से बताओ भाई, माई बेसिन, बनास बाणगंगा, बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। तो कौन सी करती है पूरी सीमा पूछी है हमें, दक्षिणी पूरी सीमा। पिंडमांड मैदान, ये आपके पिंडमांड मैदान आपके अरावली के पास है, राजसमंद में मिलते हैं आपके, कहाँ पर, बनास नदी बेसिन में। विद्यंकागार शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र 12 जिले के अंदर है। बांगर प्रदेश शेखावटी को बोला जाता है। तो ये वैसे नहीं हो सकता, शेखावटी वाला तो वैसे नहीं हो सकता। बच्चा कौन सा आपका, विद्यंकागार। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया था एक एक क्षेत्र को। भौगोलिक स्वरूप की फिर से क्लास हो चुकी है, रिवीजन क्लास भी हो चुकी है भौगोलिक स्वरूप की राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान को भौगोलिक देखो बात करें आपकी, जैसे सर्वप्रथम ने वीसी मिश्रा पढ़ा, 7 भाग में बांटा। प्रोफेसर रामलोचन ने हमने पढ़ा, एस के सेन को हमने पढ़ा, 3 भागों में बांटा था एस के सेन ने। फिर हमने सामान्य भौगोलिक अवस्था के आधार पर देखा तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा, पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली, पूरी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो उसको भी हमने बहुत ही ज़्यादा विस्तार से पढ़ा है, जहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग में महलों को ही दुर्ग का स्वरूप प्रदान किया गया। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर आपके, 12 के अंदर। ठीक है, बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पर आपके, सिरोही के अंदर। काकनवाड़ी अलवर के अंदर है। आमेर जयपुर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 का, ऑप्शन नंबर 2 आमेर। राजस्थान का कौन सा झील युगम आपस में सेतु से नहीं जुड़ा हुआ है, दूधतलाई, पिछोला, गोवर्धन सागर, फतेह सागर, अमरकुंड, रंग सागर, गोवर्धन सागर, पिछोला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का, बता भाई 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गोवर्धन सागर। ऑप्शन नंबर 2 और गोवर्धन सागर और फतेह सागर आपस में सेतु से नहीं जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर इनमें पर विचार कीजिए। अब कोपेन का जलवायु प्रकार मैंने बताया था आपको, 4 भागों में बांटा था कोपेन ने। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, राज्य में एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश स्टेपी तुल्य वनस्पति से सामान्यता रखता है। रखता है क्या भाई, बताओ। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल नहीं रखता। एडब्ल्यू जलवायु की बात करें तो किसके तुल्य रखता है, आपका समाना तुल्य। किसके समय, समाना तुल्य वनस्पति, ये मैंने आपको बताया। स्टेपी तुल्य कौन सा रखता है आपका, स्टेपी तुल्य रखता है दोस्तों आपका BSSW, BSSW रखता है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। राज्य में भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ CWG जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, बिल्कुल। राज्य के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र BSSW जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, नहीं। कौन सी में आपकी BWSW में सम्मिलित, BWSW में सम्मिलित है, ये गलत हो जाएगा। केवल A B सत्य नहीं है, ABC भी सत्य नहीं है, केवल B सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोपेन की बात करें दोस्तों, तो कोपेन का हमने वर्गीकरण किया था। कोपेन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। कल परसों में मैंने आपको जलवायु वापस रिविजन भी करवा दिया, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ एक बार वापस। जो कोपेन का आधार क्या था दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमेशा आधार पूछा जाता है। तो वनस्पति था इनका आधार, और वर्षा व तापमान था। वनस्पति, वर्षा, तापमान, ये तो कोपेन का आधार था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जिलों की बात की तो कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। इस आधार पर राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, यानी जलवायु के अंदर 4 भागों में बांटा, ठीक है। यदि हम मैप बनाना चाहिए दोस्तों, तो मैप के थ्रू में एक छोटा सा मैप बना के आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा इसको। ये अपना छोटा सा राजस्थान है, जैसा भी बनाए ठीक बनाए, समझने वाली बात है दोस्तों, हमें समझ में आना चाहिए वैसे, और क्या है। ये अपना राजस्थान है दोस्त। देखो पश्चिमी सीमा पे कोपेन ने बांटा आपका BWSW, ठीक है। फिर इन्होंने बांटा आपका BSSW, और फिर यहाँ पे आपका दक्षिण में यहाँ पर आपका अलग पेन से लिख देता हूँ CWG, छोटा बनाया अपना मैप, और नीचे नीचे अपना AW है। इनके अलावा इन्होंने प्रतिनिधि जिला की बात करें तो इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, प्रतिनिधि जिला। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिनिधि जिला कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, BWSW का। तो BWSW का प्रतिनिधि जिला बनाएगा आपके बीकानेर को, सॉरी नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर बीकानेर। BSSW की बात करें तो प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका, BSSW का प्रतिनिधि जिला बनाया गया था नागौर को। CWG के प्रतिनिधि जिला की बात करें तो किसको बनाया गया दोस्तों, आपका CWG के अंदर आपके टोंक जिले को, और AW के अंदर प्रतिनिधि जिला बनाया गया अपने बांसवाड़ा को। इसको बनाया गया है बांसवाड़ा को। सबसे बड़ा कौन सा आपका, CWG। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा आपका, CWG, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश CWG। और सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है दोस्त, बताओ भाई। अरे सबसे छोटा हो जाएगा EW, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपका टिवार्थ का पूछा जाता है, थानवेट का पूछा जाता है। थानवेट ने भी 4 भागों के अंदर बांटा था दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, BSSW में स्टेपी तुल्य, जो हमने बता दिया। ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से मध्यकालीन संत साहित्य की रचनाएं अनभिय प्रबोध, सर्वंगी, संत गुणसागर आदि का संबंध किस पंथ से। चरणदासी चरणदासी, तो चरणदासी से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक इनकी जन्म होता है आपका डेहरा भरतपुर के अंदर, डेहरा अलवर के अंदर, सॉरी डेहरा अलवर, डेहरा अलवर करो, भरतपुर कर दिया मैंने। अलवर में तो इनका क्या होता है, जन्म होता है। इनकी समाधि कहाँ पर है दोस्त, इनकी समाधि मैंने बताई थी दिल्ली के अंदर, और प्रधान पीठ भी कहाँ पर आपके दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन पूछ जाता है। इनकी 2 शिष्याएं पूछी जाती हैं, ठीक है। कौन, दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई की रचना थी आपकी दयाबोध, और विनय मल्लिका पुस्तक की बात करें, पुस्तक। सहजोबाई की रचना थी आपकी सहज प्रकाश। ये दोनों रचनाएं बार-बार पूछी जाती है दोस्तों। और हमें पूछा देखो अनबेवाणी सरंगी, सरंगी संप्रदाय की बात करें तो सरंगी संप्रदाय देखें तो आपने देखा होगा सीकर जिले के अंदर पड़ता है आपका सांगलिया गांव, सांगलिया गांव, ठीक है। संत गुणसागर, लेकिन हमें पूछा रचनाएं अनबेवाणी प्रबोध, सरंगी, संत गुणसागर दादू जी के थे। किससे संबंधित थे आपके, दादू जी।
ऑप्शन नंबर 2 पीठ कहाँ पर आपकी नरेना जयपुर, नरेना भी आ सकता है, नारायणा भी आ सकता है, जयपुर के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी जो वाणी थी, कौन सी वाणी में इन्हें उपदेश दिए थे? ढूंढाड़ी वाणी में, ढूंढाड़ी वाणी में। इनके जो उपदेश संग्रह है वो किस में लिखे हुए हैं? आपके हरडे वाणी में। सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नाथ पंथ की बात करें तो आपके प्रमुख पीठ की बात करें नाथ पंथ की, तो वो आपके महामंदिर कहाँ पर? आपके जोधपुर के अंदर। जिसने आज ही हमने पढ़ा था बीकानेर, क्वेश्चन भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्च 2024 से राजस्थान में सड़क घनत्व है, तो ये मैंने आपको बताया था बहुत ही शानदार तरीके से कि सड़क घनत्व आपका पूछा जाएगा मार्च 2024 में, तो 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर। तो राइट आंसर क्या जगह आपका 26 का? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी कुल सड़क मार्च 2024 तक कितनी है? तो आपके 3 लाख से ऊपर है दोस्त, 3 लाख से ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से यदि सड़क से पूछता है तो। और ये क्रम पूछ लिया जाता है, जिला, राज्य वाली, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला, अन्य जिला, प्रमुख जिला सड़क मार्ग, अन्य जिला सड़क मार्ग और ग्रामीण सड़क मार्ग। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। राजपूताना में जागीरदारी व्यवस्था क्या स्वरूप था? राजपूताना में जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप था सगोत्रीय कुल आधारित व्यवस्था। राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जगह सगोत्रीय कुल आधारित व्यवस्था, यानी राजपूत है तो राजपूतों को ही सामंते बनाए गए थे। ठीक है, सगोत्र का मतलब समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असम्मिलित युगम की पहचान कीजिए। असम्मिलित युगम की हमें पहचान करनी है। सोनार किला जोधपुर में नहीं है दोस्त, सोनार किला कहाँ पर? आपके जैसलमेर के अंदर। तो राइट आंसर क्या जगह 28 का आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर कौन सा आपका? मेहरानगढ़। कहाँ पर आपका? मेहरानगढ़, मयूर दौज भी बोला जाता है इसको। चंद्र महल जयपुर के अंदर है, पांडुपोल अलवर के अंदर है, रानी जी बाड़ी बूंदी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अघाटपुर से प्राप्त भवनों में छत्ते किससे बनाई जाती थी? अघाटपुर से प्राप्त भवनों में छत्ते, अघाटपुर आ सकता है, तो ये सभ्यता आपकी आर्य सभ्यता। आपकी सभ्यता कौन सी है? आर्य सभ्यता, जिसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। व्यास ने की थी, एच.टी. साकले आए थे फिर खोजकर्ता। कहाँ पर? आपके उदयपुर के अंदर। छत किस में बनी होती है? बांस और केलों के पत्ते से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्न में से बोली उपबोली कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो, मारवाड़ी की उपबोली शेखावटी है, बिल्कुल राइट। ढूंढाड़ी की नागरचोल, मेवाड़ी की धावड़ी, बिल्कुल राइट है। एक ही बोली है उपबोली मेवाड़ी की धावड़ी, बिल्कुल राइट। ठीक है, मालवी की गोडवाड़ी, गोडवाड़ी आपकी किसकी? आपकी दोस्तों गोडवाड़ी किसकी? आपकी मारवाड़ी की उपबोली है गोडवाड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोडवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। गोडवाड़ी बोली जाती है आपकी जालौर पाली सिरोही के अंदर, जालौर पाली सिरोही के अंदर बोली जाती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नागरचोल कहाँ पर बोली जाती है दोस्त? नागरचोल टोंक सवाई माधोपुर के अंदर, टोंक सवाई माधोपुर के अंदर बोली जाती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। मालवी कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? आपके पश्चिम बाग। ठीक है, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ में। झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ में बोली जाती है आपकी मालवी, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। और मालवी की उपबोली की बात करें, उपबोली की बार बार पूछी जाती है, जो पूछी जाती है उस बोली की बात करें, जैसे निमाड़ी मालवी की उपबोली है। रांगड़ी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, किसके लिए जाती है? आपकी तर्क सत्ता के लिए जान जाती है। किसके लिए जान जाती है? आपकी कर्क सत्ता, सॉरी तर्क नहीं, कर्क सत्ता, कर्क सत्ता के लिए जान जाती है अपनी। ठीक, गाली गीत भी बोला जाता है इसको रांगड़ी। और किसका मिश्रण है इसके अंदर? मिश्रण की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मालवी व मारवाड़ी का मिश्रण है, मारवाड़ी का मिश्रण। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत है। इसके अलावा बात करें आपके रतलामी भी है, रतलामी, सोंदवाड़ी, ये याद करना दोस्तों। ये सोंदवाड़ी योजना भी चली है अपनी राजस्थान सरकार में। और सोंदवाड़ी देखो, इसकी उपबोली किसकी है?
मालवी की, तो कौन से जिलों में चलेगी सोनदवाड़ी वो भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। सिरोही का राजस्थान में विलय किस दिन हुआ? ये आपका एकीकरण से क्वेश्चन है और एकीकरण आधुनिक इतिहास का टॉपिक है, तो आधुनिक इतिहास से हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। तो सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था दोस्तों आपका? बता भाई। 26 जनवरी 1950 को। एकीकरण की बात करें दोस्तों तो 5 जुलाई 1947 को आपके रियासती विभाग का गठन हुआ था आपका। एकीकरण की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपके एकीकरण से क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन बनता है आपका रियासती विभाग का। कौन सी विभाग का? रियासती विभाग का क्वेश्चन बनता है और इसका गठन हुआ था दोस्त कब? 5 जुलाई 1947 को। सबसे इजी क्वेश्चन आपका यही बनता है। इसका अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। अध्यक्ष कौन थे आपके? सरदार पटेल। ठीक है। और इसके बात करें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है सचिव कौन थे? मेनन साहब। कौन थे आपकी? वीपी मेनन। पूरा नाम लिखे तो आप वीपी मेनन याद कर सकते हो। ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? आपका 7 चरणों में। कितने चरणों में? आपका 7 चरणों में। तो 7 चरण की बात करें तो शॉर्ट में नाम लिखिए। देखो पहला चरण था आपका मत्स्य संघ। ठीक है। डेट बता रहा हूँ 17-18 मार्च 1948 को पहला। दूसरा चरण था आपका राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान भी बोलते हैं इसको, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। ये था आपका 25 मार्च। और सबसे ज़्यादा रियासतें कौन से चरण में आती है आपकी? दूसरे चरण के अंदर आती है। परसा बाबू झाड़ू कुट्टो किको। तीसरा चरण था आपका संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंदर दोस्तों एक ही रियासत आई थी आपकी 18 अप्रैल 1948 को, वो आई थी आपकी उदयपुर। चौथा चरण था आपका वर्त राजस्थान। वर्त राजस्थान के अंदर राम मनोहर लोहिया समिति बनी थी और इन 4 बड़ी रियासतों का विलय होता है इसके अंदर राजस्थान के अंदर। कब? 30 मार्च 1949 को। इस दिन आपके उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार पटेल थे। इसके बाद में उद्घाटनकर्ता कोई नहीं आया। ठीक है, क्योंकि प्रमुख आ गया तो फिर कौन नहीं आएगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजधानी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर स्थानांतरित हो गई। सारे क्वेश्चन किए दोस्तों हमने। फिर आपका संयुक्त वर्त। संयुक्त वर्त की बात करें तो एक समिति आती है शंकरदेव राव समिति। कौन सी? शंकरदेव राव समिति की सिफारिश पर जो मत्स्य संघ है ना दोस्तों, इसका विलय हुआ था आपका वर्त राजस्थान के अंदर। फिर नाम पड़ा उसका संयुक्त वर्त राजस्थान। कब? आपका 15 मई 1949 को। छठा चरण था आपका राजस्थान। 26 जनवरी 1950 को। इसके अंदर आपकी बात करें देलवाड़ा और आबू को छोड़ा गया था। सिरोही के देलवाड़ा और आबू को छोड़ दिया गया था। फिर 7वें चरण हुआ था आपका, अंतिम चरण था आपका पुनर्गठित राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद निर्धारित किया गया था। पहले बने थे आपके गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने सारे चरण याद करवा दिया एक तरह से रिवीजन के तौर पर। बाकी आपको पूरी डिटेल से याद करना पड़ेगा। कौन कौन सी रियासतें थी, कौन राजधानी कौन सी थी, राज प्रमुख कौन था, उद्घाटनकर्ता कौन थे, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। असम्मिलित युग्म की हमें पहचान करनी। यह आपके अरब सागर का अपतंत्र है। देखो मैंने क्या बताया था, अरब सागर का अपतंत्र की बात करें। राजस्थान में कितने अपतंत्र आपके? 3 अपतंत्र है। आंतरिक अपतंत्र, अरब सागरीय अपतंत्र और बंगाल खाड़ी अपतंत्र। तो अरब सागरीय अपतंत्र की बात करें, राजस्थान में कितने परसेंट आपके? 17% है। कितने परसेंट है? 17% है। सर्वाधिक कौन सा आपका आंतरिक अपतंत्र है जो 60% है। अरब सागरीय अपतंत्र को 2 भागों में बांटा था दोस्त। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों के अंदर। क्रम भी पूछा जाता है। एक तो बांटा था हमने कच्छ के रण के अंदर। इधर 2 नदियां थी, लूणी और पश्चिमी बनास। लूणी कहाँ से निकलती है? अपनी अजमेर नागपहाड़ से निकलती है और पुष्कर से 2 पहाड़ियों से निकलती है। नागपहाड़ से आपकी सागरमती के नाम से निकलती है, पुष्कर से आपके सरस्वती के नाम से निकलती है। गोविंदगढ़ अजमेर के अंदर मिलती है और वहाँ से आके लूणी कहलाती है। ठीक है। वर्तमान में अरावली का विरोध चल रहा है, अरावली से नदी निकलती है। पश्चिम बनास आपके नवसनवाड़ा से। उद्गम कहाँ से होता है आपका? नवसनवाड़ा सिरोही से। साबरमती राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर बहती है, लेकिन उदयपुर से अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है। कोटड़ा नामक क्षेत्र से। दूसरी नदी थी आपकी माही। ये अमरोरों की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये दोनों नदियां देखो उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है। अरब सागर का उत्तर से दक्षिण क्रम भी बताइए। लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही आता है। ठीक है। इसका क्रम भी याद कर लेना, क्रम भी पूछा गया है दोस्तों। ये 2 नदियां तो कहाँ पर गिरती है? आपकी कच्छ के रण में। कच्छ के रण में। और ये 2 नदियां कहाँ पर गिरती है? आपकी खंबाती खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। ये लो पूरा अरब सागरीय अपतंत्र भी समझा दिया आपको।
तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखो माई खंबाती खड़ी में। पश्चिम बनास जो आपके नवसनवाड़ा सिरोही से उद्गमित होती है, इसका सिरोही से। लूणी जो आपकी नागपाट से निकलती है कच्छ के रण में। साबरमती खंबाती खाड़ी में गिरती है दोस्त, खंबाती खाड़ी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 32 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल छंद किस काल से की रचना है? भक्ति काल, रीतिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल। तो ये चारों कालों की मैंने बताया था आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 33 का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वीरगाथा काल। तो काल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वीरगाथा काल का समय कब था दोस्तों? तो ये था आपका 1 से 1450। 1 से 1450 तक का जो काल था वो वीरगाथा काल था। ठीक है। भक्ति काल था आपका 1450 से 1650, 1650 तक। फिर आपका रीतिकाल आया था आपका 1650 से 1850 तक। और 1850 तक आज तक कौन सा चल रहा है अपना? आधुनिक चल रहा है अब तक। ये काल भी पूछे जा चुके हैं, आपकी डेट पूछी जा चुकी है कि भक्ति काल कब था। हमें पूछा कि श्रीधर व्यास द्वारा, तो आपका श्रीधर व्यास की रचना की बात करें, ये आपके पूछा गया वीरगाथा काल। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन कवियों पर आधारित आपका वीरगाथा काल नाम दिया था इसको। भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल के अंदर आपने देखा होगा, जैसे वेले केसर रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई थी गागरोन के अंदर। नरसिंह मायरो किसके द्वारा लिखी गई थी? आपकी भक्ति काल के अंदर ही थी आपकी मीरा, नरसिंह मायरो मीरा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजना देवी, रमा देवी, नारायणी देवी आदि महिलाओं का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये भी आपका आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया आपका, किसान आंदोलन से। 34 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? बिजोलिया किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेगू, बूंदी, बिजोलिया की शेखावटी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। तो सबसे पहले बिजोलिया की बात करें दोस्तों, कितने चरण चले थे आपके? 3 चरण थे। कब शुरू हुआ था आपका? सर ये शुरू हुआ था आपका 1897 से लेकर 1941 चला था। कितने वर्ष? 44 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष चला था आपका? 44 वर्ष। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा गया। आधुनिक इतिहास का टॉपिक उठा के देखना। अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्ले स्टोर के अंदर जाना, एक बार किसान आंदोलन की क्लास देखना। राजस्थान का पहला सुव्यवस्थित आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया आंदोलन था। राजस्थान का पहला ऐसा आंदोलन जो आपका अहिंसक आंदोलन के नाम से जाना जाता है, एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई, वो था आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है। यहाँ पर जो भेजे गए थे शिष्टमंडल क्या, जो आपके समझौता करने के लिए जो भेजे गए थे, उनका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले चरण की जो अध्यक्षता की थी साधु सीताराम दास थे। दूसरे चरण के अंदर विजय सिंह पथिक थे। तीसरे चरण के अंदर माणिक्यलाल वर्मा थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सारे के सारे। बेगू किसान आंदोलन की बात करें, कब शुरू हुआ था आपका बेगू? तो बेगू किसान आंदोलन दोस्तों शुरू हुआ था आपका 1921 में। कब हुआ था आपका? 1921 में शुरू हुआ था आपका चित्तौड़गढ़ से, बेगू चित्तौड़गढ़ से। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके रामनारायण चौधरी ने। रामनारायण चौधरी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये मैंने करवाया आपको। ठीक है। और यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये तो कौन सा आपका पारसौली समझौता, जो आपके फरवरी 1922 के अंदर हुआ था। कौन सा? पारसौली समझौता। एक आपका बोलशेविक समझौता जो आपके अनूप सिंह के साथ हुआ था। ठीक है, 1923 के अंदर। 1923 के अंदर अनूप सिंह के साथ जो समझौता होता है उसको बोलशेविक समझौता कहा जाता है। काफ़ी एग्जामों के अंदर क्या, काफ़ी गाइडों के अंदर बोलशेविक समझौता और पारसौली समझौता एक ही कर रखा है। भाई पारसौली समझौता होता है आपका, देखो बेगू किसान आंदोलन के अंदर 2 चीज़ें याद कर लेना। एक तो पारसौली समझौता, पारसौली समझौता, यह दोस्तों होता है आपका फरवरी 1922 के अंदर। ठीक है। एक आपका बोलशेविक समझौता, जो मेवाड़ सरकार ने इसका नाम दिया था बोलशेविक समझौता, जो अनूप सिंह और किसानों के मध्य हुआ था, यह होता दोस्तों 1923 के अंदर। और इसके बाद में बोलशेविक समझौता करा देते हुए अनूप सिंह को जागीरदारी पद से भी हटा दिया गया था। और यहाँ पर प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था लाल अमृतलाल को। और फिर आपका टेंस आयोग गठित हुआ था। कौन सा? टेंस आयोग गठित होता है। और इसी कांड से एक था आपका गोविंदपुरा कांड। कौन सा आपका? गोविंदपुरा कांड, जो आता आपका 13 जुलाई 1923 को। और इसमें 2 किसान मारे गए थे आपके, करपा जी और रूपा जी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बूंदी किसान आंदोलन की बात करें, बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ था दोस्त? बूंदी को बर्ड किसान आंदोलन की भी बोला जाता है। 1922 में इसकी शुरुआत हुई थी। बूंदी से 2 क्वेश्चन पूछ बने थे अब तो देखो। तो नेतृत्व किसने किया था आपकी? नेतृत्व तो किया था इसका नैनू राम ने। कौन थे आपके? नैनू राम।
नैनोराम ने नेतृत्व किया था बूंदी किसान आंदोलन का। सबसे पहले बात करें। इसके अलावा यहाँ पर एक डाबी हत्याकांड पूछा जाता है, डाबी हत्याकांड। यह बूंदी से इंपॉर्टेंट बनता है, जो आपका 2 अप्रैल को हुआ था, 2 अप्रैल को हुआ था आपका 1923 को। ठीक है, 1923 को ये हुआ था दोस्तों। इसके अंदर 2 शहीद हुए थे, वो कौन थे आपके, कौन थे भाई डाबी हत्याकांड के अंदर? देवा गुजर और नानक भील। नानक भील और देवा गुजर। शेखावटी की बात करें तो शेखावटी वाला कब शुरू हुआ था दोस्तों? जयपुर के अंदर शेखावटी की बात करें तो ये होता 1922 के अंदर। और ऐसा आंदोलन कौन सा था जिसकी गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? वो शेखावटी आंदोलन था। शेखावटी भी कांड पूछे जाते हैं भाई, डेली हेराल्ड समाचार के अंदर भी छपा था आपका इस आंदोलन के बारे में। शेखावटी से पूछा जाता है तो जैसे जाट प्रजापति में आएंगे, जो 20 जनवरी 1934 को हुआ था। इसके अलावा आपका पूछा जाता है कुंदन दादी वाला, कुंदन गांव वाला, 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। महिला किसान आंदोलन पूछा जाता है, महिला सम्मेलन, वो कब हुआ था दोस्तों? किशोरी देवी की अध्यक्षता में 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। खुड़ी कांड होता है आपका 22 मार्च 1935 को। ये कांड पूछे जाते हैं शेखावटी आंदोलन से। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। पंचपाणी के नाम पूछे जाते हैं आपके, नवलगढ़, मलसीसर, मंडावा, बिसाऊ, डुडलोड। सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। क्यों एक निम्नलिखित में से राजस्थान में पाई जाने वाली स्थानीय और देशज तथा विदेशी वृक्ष प्रजातियां क्रम से रोंज एवं केर, कुमटिया एवं विलायती किक्कर। तो देखो स्थानीय देशज तथा विदेशी है, विलायती किक्कर विदेशी है, कुमटिया कहाँ पर स्थानीय? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समसभा की स्थापना 1883 के अंदर गोविंद गिरी ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत की बात करें, ये आपके क्या आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो सबसे पहले तो बात करते हैं समसभा की स्थापना 1883 के अंदर सिरोही के अंदर किसने की थी? आपकी गोविंद गिरी की थी। इसका प्रथम अधिवेशन कब होता दोस्त? इसका प्रथम अधिवेशन होता आपका 1903 के अंदर। ठीक है, दूसरा अधिवेशन था आपका 17 नवंबर 1913 को। कहाँ पर है? मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा। मानगढ़ फाड़िया वर्तमान में मानगढ़ धाम बोला जाता है। जो आपके आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है, जो हुआ था 17 नवंबर 1913 को। कौन सा दिन था आपका? आश्विन पूर्णिमा का दिन था ये, आश्विन पूर्णिमा का ये दिन था। ठीक है, शरद चंद्रमा उगा हुआ था इस दिन 17 नवंबर 1913 को। इसके अलावा देखो दोस्तों, यहाँ पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन ठक्कर बाबा के बारे में। एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि जो मीणा सुधार में थे था, सबसे बड़ा मीणा सुधार आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान ठक्कर बाबा का था यहाँ पे। इसके अलावा इनका भील सेवा मंडल की स्थापना की थी इन्होंने। किसकी स्थापना की थी? भील सेवा मंडल की स्थापना कब की थी? 1922 के अंदर। जो आपके कानून थे ना देशी, जो जयराम पैसा कानून, इनको समाप्त करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आपका ठक्कर बाबा का योगदान था, ठक्कर बाबा का। ठीक है, सबसे बड़ा योगदान था 1922 में की थी। कहाँ पर? मेवाड़ के अंदर पूछा जाता है। बोगीलाल पांडे की बात करें दोस्तों, बोगीलाल पांडे की तो वागड़ सेवा मंदिर की बात करें, हरिजन सेवा मंदिर, वनवासी संघ की स्थापना, ये सारे बोगीलाल पांडे द्वारा की गई थी। वनवासी संघ 1940 में। ठीक है, हरिजन सेवा समिति 1935 में। ठीक है, इसके अलावा वनवासी संघ हो गया, वागड़ सेवा मंदिर कब की थी इसकी स्थापना? 1935 के अंदर, डूंगरपुर के अंदर। ये बोगीलाल पांडे ने की थी। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी बोगीलाल पांडे। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। गोविंद गिरी के गांव का नाम भी पूछ लिया जाता है, मोतीलाल तेजावत के गांव का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, बताओ भाई कमेंट के अंदर बताओ, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको बताने हैं सारे। दिसंबर 2025 में राजस्थान में नवसर्जित रामसर साइट कौन सी है? 12 दिसंबर को घोषित की गई थी। देखो पिछोला, मेनार। देखो पिछोला तो है ही नहीं रामसर साइट में। मेनार और फलोदी उदयपुर। मेनार बर्ड गांव विलेज भी बोला जाता है। जून 2025 में। सिलीसेड अलवर, ऑप्शन नंबर 4। सिलीसेड अलवर झील है वो दिसंबर 2025 के अंदर आपकी रामसर साइट में शामिल की गई थी। भारत का 6वां रामसर साइट हो। सिलीसेड की बात करें तो इसे राजस्थान का नंद कानन भी बोला जाता है।
राजस्थान का, थोड़ा सही लिख देता हूँ, 40 क्वेश्चन नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबी हो गई। राजस्थान का नंदकानन, इस झील को कहा जाता है। विनय सिंह द्वारा ये बनाई गई थी आपकी, इनकी पत्नी थी का नाम था आपका शीला देवी की याद में, और इसका नाम शैडो माता के नाम पर रखा गया, शैडो माता के नाम पर। देखो जल्दी, जितना जल्दी करते उतनी अशुद्धि होती है, माता के नाम पर। विनय सिंह ने किसकी याद में करवाया था? पत्नी की याद में, और पत्नी का क्या नाम था इनकी? शीला देवी। अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के अंदर कितनी रामसर साइट हो चुकी है ये भी देख लो। राजस्थान के अंदर आप 5 हो चुकी है। ठीक है, पहला कौन सा था आपका? गन्ना पक्षी विहार, ठीक है, दूसरी सांबर, तीसरी आपकी मेनार, और चौथी खिचन, और पांचवी सिलसेट। नेक्स्ट, संत जसनाथ जी के संबंध में सही कथन नहीं है। जसनाथ जी के बारे में अभी देखा था हमने। जन्म कतरियासर बीकानेर में, बिल्कुल राइट, जन्म तो कतरियासर बीकानेर के अंदर होता है। 38 का बिल्कुल सत्य बात है ये तो आपका। भागथली नामक स्थान पर इन्होंने 12 साधना की, नहीं, गोरखमाल्या टीला भी की थी। गोरखमाल्या टीला बीकानेर के अंदर ही पड़ता है दोस्त। तो गलत कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर 2। इनके उपदेश सिंधु दड़ा गोरख छंदो कोंडा नामक ग्रंथ संग्रह, ये बिल्कुल राइट। क्वेश्चन पूछा था 1506 में कतरियासर में इन्होंने समाधि ली 24 वर्ष की आयु में। ठीक है, यहाँ का प्रसिद्ध क्या आपका? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी बाड़ी, ठीक है, वहाँ पर इनकी अविवाहित पत्नी कालालदेव का भी बाड़ी बनी हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेजा बाड़ी या समाधि स्थलों क्या बोलते हैं आपके? आसन बोलते हैं, आसन या नेजा भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम के अंदर, सारे मैंने संत संप्रदाय के अंदर बहुत ही डिटेल से आपको समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान किस रियासत में ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों ने गद्दर मचाया था? भरतपुर, कोटा, धौलपुर, टोंक। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? धौलपुर। और यहाँ पर सेना कौन सी आई थी छुड़वाने के लिए? पटियाला की सेना आई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पटियाला की सेना एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पर क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए बाहर की सेना आई थी। वो कौन सी थी? कौन सी रियासत में आई थी? धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? बताओ भाई। दलहन, गन्ना, तिलहन, कपास। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 दलहन। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन, और बहुत ही डिटेल से हमने एनालिसिस करने का प्रयास किया गया ताकि रिविजन आपका बेस्ट हो सके। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आगे के 40 क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, डिटेल से करना है, बहुत ही शानदार तरीके से आगे क्वेश्चन होंगे आपके, और जीके के क्वेश्चन भी आएंगे कल, आपके योजना के क्वेश्चन भी आएंगे कल, आपके आरटी के क्वेश्चन भी आएंगे, नियमावली और धारा जो आरटी 2009 और आपके राजस्थान नियमावली 2011 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आईसीटी क्वेश्चन आपके कल होंगे। ठीक है, तो कल वाला पार्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। कल और ही शानदार तरीके से व्याख्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जो जो टॉपिक हमने करवाए सारे के सारे वही क्वेश्चन आपके पूछे गए, ज़्यादातर लगभग क्वेश्चन हमने आपको डिटेल से करवाए बहुत ही शानदार तरीके से। वही क्वेश्चन आपको इस पेपर के अंदर देखने को मिले हैं। जहाँ पर मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन नोट कर लेना, वो क्वेश्चन आपका सीधा सीधा आपका पूछा गया है यहाँ पर। जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना थी वहाँ के आसपास के क्वेश्चनों भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस किया था एमसीक्यू के माध्यम से। आप रिवीजन करना चाहो तो अभी 25 दिन है, अपने प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो वगैरह पड़े हुए हैं, वहाँ से कर सकते हो। साथ साथ में नाथ पब्लिकेशन की बुक का एनालिसिस करवा रहा हूँ एमसीक्यू के माध्यम से, वो भी कर सकते हो, उसके माध्यम से आप अपनी आकलन कर सकते हो। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, पेपर एनालिसिस फंड के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद। जाने से पहले जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।